नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिमाचल के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर। बेरोजगारों को रोज एक उम्मीद हो रही है कि आज हमारा रिजल्ट निकलेगा, लेकिन रिजल्ट बहुत लंबे समय से पेंडिंग है। भर्तियां हुई हैं पिछले साल की और इस साल की कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तृतीय श्रेणी की, लेकिन रिजल्ट इस कारण नहीं निकल पा रहे हैं कि कुछ में मामले दर्ज हुए हैं विजिलेंस में, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग में बहुत बड़ी धांधली होती रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक दावा किया था लगभग 4 सप्ताह पहले कि जिन पदों पे मामले नहीं है विजिलेंस के, लगभग वो 24 के करीब पद थे जिनके रिजल्ट निकल जाने चाहिए थे। मुख्यमंत्री ने 1 सप्ताह के अंदर उसको उन रिजल्टों को निकालने का आश्वासन बेरोजगारों को दिया था, लेकिन आज 4 सप्ताह से भी ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं निकल पा रहे हैं। बेरोजगारों की उम्मीद डगमगा रही है, क्योंकि प्रदेश में 8.5 लाख बेरोजगार हैं। सबको सरकार के जब साल में कुछ पद निकलते हैं उन्हीं से उम्मीदें रहती हैं, और हजारों उम्मीदवारों ने आवेदन किए हुए हैं। आज हम इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग को विकल्प के रूप में क्या खड़ा होगा। सानन कमेटी की बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन कोई निर्णय अभी तक नहीं आया है। अब अगली बैठक भी 17 जून को रखी गई है, तो बैठकों का दौर ये लगातार जारी रहेगा। तो आज चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अधीर रोहाल जी हैं। नमस्कार अधीर जी। भाजपा नमस्कार। प्रवक्ता प्रेम कौशल जी हमारे साथ हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं ये पार्टी के। जी कौशल जी नमस्ते। उमेश दत्त जी भाजपा के प्रवक्ता हैं प्रदेश के, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। और आम आदमी पार्टी से आष्टा जी जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं अधीर जी के पास जाऊंगा कि हिमाचल में भर्तियां विवादों में हमेशा रहती हैं, और इस बार लंबा समय हो रहा है, क्योंकि हमीरपुर वो कर्मचारी चयन आयोग को भंग किए लंबा समय हो गया, लेकिन उसका सारा काम दे दिया गया है पब्लिक सर्विस कमीशन को। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन भी अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया। उनको 3,000 नए पद भी भरने के लिए दिए गए हैं, उस पर भी कुछ नहीं हो पाया है। जो 24 के करीब जो जिन पे कोई विवाद नहीं है, किसी प्रकार की जांच नहीं है, उनके रिजल्ट निकालने का जिम्मेवारी भी दी गई है, लेकिन वो भी नहीं निकल रहे हैं। जी अधीर जी। जी राजीव भाई, धन्यवाद। राजीव भाई, ये बहुत ही संजीदा मसला है हिमाचल के लिए, जैसा हम सभी जानते हैं। प्रेम कौशल साहब हैं यहाँ पर, और उमेश जी हैं, और आम आदमी पार्टी से भी हैं यहाँ पर। तो हम सभी को पता है कि हिमाचल के लिए रोजगार एक बड़ा मसला है। उसकी वजह यह है कि हिमाचल में जो है रोजगार के साधन गवर्नमेंट जॉब्स को छोड़कर दूसरे सेक्टर्स में बहुत ही लिमिटेड और सीमित है। तो ज्यादातर जो नौकरियां हैं, जो अपेक्षाएं हैं, वो सरकारी क्षेत्र पर रहती है। दूसरी तरफ ये है कि उसकी वजह एक ये है कि हिमाचल का जो लिटरेसी लेवल है, और हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि हिमाचल के जो यूथ है वो हाईली क्वालिफाइड, हायर एजुकेशन अच्छी है उनकी। लेकिन पिछले जो 2.5 दशकों से हमने देखा, आफ्टर 95, मैं किसी एक दल को, किसी एक पार्टी को इसमें जिम्मेदार नहीं मानता। इसमें कहीं ना कहीं सभी की कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं। देखिए, 1995 के आसपास तक लगभग यहाँ रोजगार के साधन अच्छे थे। उसके बाद हालांकि हम ये मान सकते हैं कि जो लिबरलाइजेशन का दौर 91 में शुरू हुआ, उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। लेकिन अब हुआ क्या है कि सबसे बड़ी एक तो रोजगार के सीमित साधन, सरकारी नौकरियां कम होती गई। लेकिन डॉक्टर साहब, अब सबसे बड़ा चैलेंज जो आया है कि जो हमारी नौकरियों से संबंधित प्रक्रिया है, ये बिल्कुल भी अब एक विश्वसनीयता अपनी जो है खोती चली गई। उसकी पहली वजह है पेपर लीक होना। पेपर लीक हो रहे हैं। फिर जो इन एग्जाम्स को करवाने वाली एजेंसीज हैं हमारी, चाहे जितने हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, या राज्य स्कूली शिक्षा बोर्ड के थ्रू भी बैंकिंग सर्विस या बाकी जगहों के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। लेकिन हमने उसमें देखा है कि आफ्टर 2006, जब 2006 में पहली बार पीएमटी का प्रश्न पत्र लीक होता है, तो उसके बाद लगातार ये जो प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, इससे जो हमारे युवाओं की एक विश्वसनीयता थी नौकरियों को लेकर, और जो सारी चीजें हैं कि कम से कम हमारी जो सरकारें हैं, जो भर्ती प्रक्रिया है उसको, और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित मैं बार बार हर प्लेटफॉर्म पर यही बात राजीव भाई कहता आया हूं कि कम से कम सरकारें इतना सुनिश्चित कर दें कि अगर आज कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है तो कम से कम उस प्रक्रिया को तय उसी टाइम जो फॉर्म्स निकलते हैं उसमें क्लियर कर दे कि 5-6 महीने या इतनी अवधि में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हमने देखा है कि अभी एक एग्जाम पहले कंडक्ट होता है,
बाद में फिर एक और एग्जाम उसमें कंडक्ट कर दिया जाता है, उसको उससे जोड़ दिया जाता है, फिर दोनों एग्जाम से संबंधित जो स्टूडेंट्स है वो कोर्ट पहुंच जाते हैं। जनवरी में हमने देखा कि सचिवालय स्टूडेंट आते हैं, जितने अभ्यर्थी थे, तो उन दोनों के जो रिजल्ट्स है वो नहीं डिक्लेयर होते। उसमें होता क्या है कि स्टूडेंट जो अभ्यर्थी जो है ओवर एज होते जा रहे हैं। हालांकि सरकारें कहती हैं कि हम उनको रिलैक्सेशन पीरियड देंगे, लेकिन कितना देंगे? जी हाँ, तो रिलैक्सेशन पीरियड देने से भी बात नहीं बनती। इस समय प्रदेश में 8.5 लाख लोग युवा बेरोजगार हैं, और ज्यादातर, राजीव भाई, मेरे जर्नलिज्म के करियर का ज्यादातर समय बाहर भी रहा, तो मैंने देखा कि यहाँ से ज्यादातर युवाओं को बाहर जाना पड़ता है। उनके जो सैलरीज है वो फिर प्राइवेट सेक्टर में कम रहेगी और उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। तो हिमाचल में अपने परिवारों को, जो उनके पेरेंट्स ने उनकी शिक्षा पर खर्च किया है, और हिमाचल में जो पढ़ाने वाले परिवार हैं उनमें जो पेरेंट्स हैं वो उनके पास ज्यादा संसाधन नहीं है, उन्होंने अपने पैसे कहीं से जोड़ जोड़ के अपने बच्चों को पढ़ाया है। तो हमारी जो सरकारें हैं, और जैसा अब मौजूदा सरकार ने भी कहा था, और इनकी तो गारंटीज में शामिल है कि हम इन गारंटीज में इतना रोजगार देंगे, तो उस रोजगार की दिशा में बढ़ना एक चुनौती है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है कि जो पहले की भर्तियां हैं उनसे संबंधित जो रिजल्ट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी निकाले जाएं, और बाकी जो आगे की भर्ती प्रक्रिया है वो समय पर तय अवधि में पूरी हो। और तीसरी बात सबसे जरूरी है कि इन एग्जाम्स को जो कंडक्ट करवाने वाली एजेंसीज हैं वो बिल्कुल पारदर्शी हो। अब जब हमीरपुर में हमारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भंग किया गया है या सस्पेंड किया गया है, तो आने वाले समय में उसका रूप क्या होगा, उसका मॉडल क्या होगा, ताकि प्रदेश के युवाओं को यह भरोसा रहे कि अगर इस आयोग से भर्तियां होती हैं तो वो विश्वसनीय तरीके से होंगी। उसके लिए सरकार को पहले से ही एक मॉड्यूल प्रदेश के युवाओं के सामने रखना होगा। और आखिरी बात यह है साथ में कि जो भी भर्ती प्रक्रिया है, बार बार कह रहा हूं कि अगर आज कोई 100 पदों को भरने की प्रक्रिया भी होती है तो कम से कम उसको उसी समय बता दें कि इतनी अवधि में यह प्रक्रिया हम पूरी कर लेंगे और अपॉइंटमेंट हो जाएंगे। टाइम फिक्स होना चाहिए। जी अधीर जी, मैं प्रेम जी की तरफ जाना चाहूंगा। प्रेम जी, मुख्यमंत्री जी ने दावा किया था कि 1 सप्ताह के अंदर जो जिनमें विजिलेंस केस या कोई भी वो नहीं है, लगभग वो 24 पद थे, पोस्ट कोड थे, उनके रिजल्ट निकल जाएंगे। अब हजारों बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट कब निकलेगा, क्योंकि उस बात को किए भी अब 4 सप्ताह से ज्यादा का समय हो गया है। तो बेरोजगारों की एक उम्मीद है, क्योंकि आपने 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में कहा है, लेकिन जो पीछे के पद चल रहे थे पिछली सरकार के समय की भर्तियां जो चल रही थी उन पे एकदम से स्टॉप लग गया है कहीं ना कहीं। तो ये कब निकलेंगे रिजल्ट? और कर्मचारी चयन योग को लेकर सानन कमेटी बैठकें किए जा रही है अभी तक, ठीक है, कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसके विकल्प को लेके अभी तक उन्होंने कोई मॉडल सुझाया नहीं है। सिर्फ हर महीने एक बैठक हो जाती है, 3 महीने से यही सिलसिला चल रहा है। जी प्रेम जी। ये पहले तो मैं ये कहूंगा कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि जो पिछले 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के अंदर रोजगार के नाम पर जो घोटाला हुआ, युवाओं के साथ धोखाधड़ी हुई, बेईमानी हुई, ये बहुत एक युवाओं के साथ और युवाओं के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई, सरकार के अस्तित्व में आने के तुरंत बाद जो थे ये इस तरह के पेपर लीक के मामले, पेपर बेचने के मामले, अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड जो है उसमें जो हुए वो सामने आए, उजागर हुए, और सरकार को इसमें सख्त कार्रवाई करते हुए इस आयोग को भंग करना पड़ा। कोई ऐसा इम्तिहान नहीं था, कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसके पेपर लीक ना हुए हों, जिसमें धोखाधड़ी ना हुई हो, जिसमें बेईमानी ना हुई हो और युवाओं के साथ भदा मजाक ना हुआ। तो ये एक बड़ा दुखद पहलू रहा, और सरकार के अस्तित्व में आते ही सरकार को इसमें सख्त कार्रवाई करते हुए आयोग को भंग करना पड़ा। और दुर्भाग्यपूर्ण पहलू उसके साथ ये रहा कि इसमें जो जितने भी इम्तिहान हुए थे, एग्जाम्स हुए थे सर्विसेज को लेके, उनमें जो धांधलियां पाई गई, उनकी इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ी, उस इन्वेस्टिगेशन में और बहुत से तथ्य जो हैं वो उजागर होने लगे, जिसकी वजह से सारा ये प्रोसेस जो था वो स्टॉप हुआ। आयोग के भंग होने की वजह से सारी प्रक्रिया जो है वो बाधित हुई। लेकिन मुख्यमंत्री और सरकार ने फैसला लिया कि इसका जो टेम्परेरी जो एक सोल्यूशन है वो ये निकाला जाए कि पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जो है वो इम्तिहान हो,
वो प्रक्रिया आपको पता है जारी है। और जो नतीजे निकलने की बात है, क्योंकि लगभग सभी जो पेपर हैं उनमें धांधली पाई गई है और जिनमें नहीं है उनके भी आयोग के भंग होने की वजह से उसमें भी उसका भी असर पड़ा, उसकी वजह से वो रुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी कल परसों भी कांगड़ा में कहा है कि आदेश सरकार ने जो इसमें इन्वेस्टिगेशन में उसमें स्लिप नहीं पाए गए हैं और जो पेपर जो है वो इसमें शामिल नहीं है, उनके नतीजे घोषित करने के आदेश माननीय मुख्यमंत्री ने सरकार ने जारी कर दिए हैं। अब ये पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो है इन नतीजों की घोषणा जो है वो होनी है। मुझे उम्मीद है कि ये जो एक निराशा का माहौल युवाओं में नतीजे नहीं निकलने की वजह से है, इसकी जो असली वजह है उसको प्रदेश के युवा अच्छी तरह से समझते भी हैं। और सरकार की मंशा जो है वो ये है कि प्रदेश के जो युवा हैं उनको एक पारदर्शिता के साथ रोजगार मिले, जिसमें कोई भाई भतीजावाद, पैसे का लेन देन ना हो, मेरिट के आधार पर प्रदेश के युवाओं को नौकरियां मिलें। इसी वचनबद्धता की वजह से थोड़ी सी परेशानी जो है वो हुई है। लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे मुख्यमंत्री ने भी परसों ही कांगड़ा जिले में कहा है कि सरकार ने और उन्होंने आदेश दिए हैं कि इनके जो नतीजे हैं वो जल्दी घोषित किए जाए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्दी जो इस तरह के नतीजे रुके हुए हैं उनकी घोषणा होगी और जो युवा है उनको रोजगार जो है वो प्राप्त होगा। लेकिन प्रेम जी, मुख्यमंत्री जी को घोषणा किए 1 सप्ताह के अंदर नतीजे होंगे, लगभग 1 माह होने लगा है और बेरोजगार रोज पूछ रहे हैं। हमारे से भी सोशल मीडिया पे कोई ना कोई मैसेज आता है, मीडिया वाले लोगों पे भी कोई कॉल आती है कि हमारे रिजल्ट कब निकलेंगे, ये सरकार से पूछिए आप। तो देरी इसमें हो रही है, कहीं ना कहीं अफसरशाही कहीं ना कहीं बीच में है इसमें भी, मुझे लगता है जी। ये जो आप कह रहे हैं मैसेज, ये हमें भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आते हैं, मैसेंजर पे भी, व्हाट्सएप पे भी नौजवान पूछ रहे हैं। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। नौजवानों के प्रति हमारा सरोकार जो है वो बिल्कुल हमारी वचनबद्धता और सरोकार उनके प्रति है। ये जो सारा डिले है, ये जो एक डॉक्यूमेंट्स का और सारे रिकॉर्ड का जो हस्तांतरण हुआ है, फिर उसको आगे उसको फर्दर स्टडी करना, मैनेज करना, उसकी वजह से थोड़ा सा ये डिले हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ये सारी चीजें जो है दुरुस्त होके नतीजे जो है वो घोषित होंगे और युवा जो प्रदेश के इंतजार में है उनका इंतजार खत्म होगा। जी उमेश जी, अभी आपने प्रेम जी को सुन रहे थे कि पिछले 5 वर्ष में कहीं ना कहीं कर्मचारी चयन योग को लेकर बात चल पड़ती है और भंग कर दिया गया है। लगभग 100 के करीब लोग अंदर भी हुए हैं कर्मचारी, और आगे जिन्होंने पेपर खरीदा बेचा, पेपर लीक बहुत होते रहे। ये आपकी पार्टी की सरकार थी और ये इल्जाम लगता रहा है। तो क्या इस पे अब जो सरकार की नई व्यवस्था सरकार करने जा रही है उसमें क्या सुधार होने चाहिए? अब उमेश जी माइक ऑन कर लीजिए जी। हाँ देखिए, आपका धन्यवाद है कि आपने इस चर्चा में मुझे इनवाइट किया है। और रोजगार का विषय वास्तव में वर्षों से युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है। और आज भी अगर हम देखें तो प्रदेश में जिस तरह से युवा सोच रहा है वो अलग अलग सोशल मीडिया और मीडिया के प्लेटफॉर्म से हम सब लोगों के बीच में चर्चा में आ रहा है। हालांकि रोजगार को केवल हम सरकारी रोजगार तक सीमित ना रखें, और इस चर्चा में वो विषय नहीं आता है, लेकिन मैं फिर भी एक लाइन में बोलना चाह रहा हूँ कि जो वर्तमान परिदृश्य वैश्विक स्तर पर है कि उसमें गवर्नमेंट जॉब्स के साथ साथ प्राइवेटाइजेशन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ को भी बहुत बड़ा रुझान जो है वो यूथ का है, और हिमाचल के यूथ भी उसमें पीछे नहीं है। और बहुत अच्छा रोजगार देने वाला युवा जो है वो अलग अलग सरकार की योजनाओं से जो रहती हैं उससे आगे आया है। और अगर हम इस विषय पर जाएं तो सत्ता परिवर्तन हुए लगभग 6 महीने 12 दिन के बाद हो जाएंगे, और कांग्रेस ने जिस तरह से अपने गारंटीज में कहा था कि भी पहली कैबिनेट में हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे और 1 लाख लोगों को हम सरकारी रोजगार की तरफ को ले जाएंगे। पिछले 6 महीनों में 12 दिन कम अगर हम कर दें तो 10,000 रोजगार जो पिछली सरकार की जिसमें प्रोसेस में थे, और उसमें भी 4,000 ऐसे जिनके रिजल्ट्स पेंडिंग हैं, और लगभग 6,000 ऐसे कि जिसके जो चयन आयोग को भंग किया गया, उस भंग करने
और उस अड़ियलपने के कारण 6000 जो रोजगार के अवसर जो जनरेट होने थे, जिसकी प्रोसेस होनी थी, जिसका एग्जाम होना था, जो चेक होके जो पारदर्शी तरीके से आगे आना था, उसके कारण 10,000 रोजगार जो है वो युवा उससे वंचित हो गया है और युवाओं की एज भी उसमें बढ़ रही है। और सबसे बड़ा कि हमीरपुर का जो चयन आयोग था वो एकदम सेंटर ऑफ द स्टेट में था। आज शिमला लोगों को आना पड़ रहा है, बार-बार एग्जाम्स के लिए आ रहे हैं, वो बार-बार रिजल्ट्स पता करने के लिए आ रहे हैं, बार-बार अपने मांग पत्र देने के लिए आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो वो गारंटी थी वो हवा में उड़ती हुई दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि जैसे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने भी इस विषय के ऊपर प्रेस वार्ता की थी कि उन्होंने कहा था कि भंग करना कोई इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। भंग करके आप इसको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, आपको इसको ठीक करते हुए आगे बढ़ना था। और रही पेपर लीक करने की मामला, पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, सरकार ने 1 हफ्ते के अंदर, जयराम सरकार ने 1 हफ्ते के अंदर उसका दोबारा पेपर लिया, तुरंत उसका रिजल्ट दिया और रिजल्ट देके उनकी नियुक्ति की। तो मुझे लगता है कि पिछली सरकार की मंशा पर शक करने की बजाय जो वर्तमान सरकार आई है, जिसको हिमाचल प्रदेश के लोगों ने चुना है, उसको उसने जो गारंटियां दी है उस पर अगर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। और युवा उनका इंतजार कर रहा है, युवा उनकी गारंटियों का समय भी उन्होंने दे दिया। उन्होंने तो पहली कैबिनेट बोला वो 12 दिन कम 6 महीने तक इंतजार करके सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास कर रहा है। सड़कों पर अभी तक छुटपुट युवा आया है, लेकिन जिस तरह की अनरेस्ट युवा में है, फ्यूचर में वो सड़कों पर भी आएगा। जैसे डी नोटिफिकेशन की जो परंपरा इस प्रदेश में शुरू हुई है, सड़कों पर लोग आ रहे हैं, तो युवा भी सड़कों पर आएगा। तो मुझे लगता है कि इसको पारदर्शिता लाते हुए इसको तुरंत कुछ निर्णय करना चाहिए। आपको क्या रास्ता निकालना है वो सरकार के स्तर पर सोचना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 1 हफ्ते में करेंगे, लेकिन उसको भी 1 महीना हो गया है। तो इसके बारे में वर्तमान सरकार जो सत्तासीन है, जिसको हिमाचल की जनता ने सत्ता दी सौंपी है, उसको इसके बारे में विचार करना चाहिए। जी उमेश जी, इल्जाम तो आपकी पार्टी की सरकार पे लगता आ रहा है कि बड़े पैमाने पे कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक होते रहे, बिकते रहे, और आपने जो सचिव था वहां पूरा 4 साल उस सचिव को रखा जो आज सलाखों के पीछे है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी सरकार की ये खामी तो रही है कि उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। शिकायतें छुटपुट आती होंगी, इंटेलिजेंस इनपुट भी आते होंगे कहीं ना कहीं। तो सवाल ये है प्रेम जी का भी आपसे। जी उमेश जी, उमेश जी, आस्था जी, मैं इसमें जरा सा थोड़ा सा 1 मिनट चाहूंगा अगर आप इजाजत दे तो। जी ये बात कर रहे थे इसको आयोग को भंग करने की, और सेंटर ऑफ द स्टेट में लोकेटेड है। इसको भंग किया गया है, परमानेंटली बंद नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमीरपुर में ही नई व्यवस्था जो है वो इस मसले के ऊपर शुरू करेंगे। और दूसरी बात ये है कि बेरोजगारों के प्रति भारतीय जनता पार्टी के जो चिंता है वो समझ से परे है। जो अत्याचार और अन्याय बेरोजगारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस प्रदेश के अंदर हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है, युवा उसको जानते हैं। रही सड़कों पे आने की बात, विपक्ष का स्वागत है। विपक्ष को वैसे भी, और ये पहले प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने ये माना है कि प्रदेश में लोगों ने कांग्रेस की सरकार को चुना है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता ये मानने को तैयार नहीं। वो तो कहते हैं ये तो झूठ बोलकर छल कपट से सत्ता में आए हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा तो माना कि हम जनादेश से आए हैं, आप चिंता ना करें, हमने जो गारंटियां दी हैं वो हमारी गारंटियां जनता के लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। उनको हम पूरा करेंगे। हमारी जो जवाबदेही है वो हिमाचल प्रदेश की जनता के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। उसको हम पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी वचनबद्धता के साथ पूरा करेंगे। जी उमेश जी, कर्मचारी चयन आयोग में जो पेपर लीक का मामला है ना, वो मामला पूरे 5 साल चलता रहा। 4 साल वो सचिव वहां पे रहा, उसको रखा गया। तो सरकार की खामी तो रही है कि वहां ध्यान ही नहीं दिया गया, वहां पे इतने बड़े स्कैंडल होते रहे। देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूं कि पिछले 5 वर्षों में रोजगार के प्रति सरकार गंभीर रही है। जिस तरह से ग्राउंड ब्रेकिंग्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए 2 बार प्रदेश में हुई, शिमला में हुई, धर्मशाला में हुई,
हजारों लोगों को रोजगार जो है वो पिछली सरकार ने दिया है। और पिछली सरकार के दौरान जो पेपर लीक का मामला पुलिस भर्ती में जो आया, उसको तुरंत एक्शन करते हुए उसको तुरंत उसको रद्द किया, उसको दोबारा कंडक्ट किया और उसकी भर्तियों को लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। मुझे लगता है कि इस मामले में कांग्रेस दिसंबर के बाद से जिस तरह से चयन आयोग को भंग करना इसका कोई हल नहीं है जी। भंग करके आप बेरोजगारों को जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। और कांग्रेस प्रवक्ता जिस तरह से कौशल जी कह रहे हैं, जब सत्ता बदलती है तो उसका स्वागत करने में कोई हर्ज नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी उसका स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सारे नेताओं ने स्वागत किया है। लेकिन ये भी लोगों से छिपा नहीं है कि जो गारंटियां आपने दी उसको 6 महीने 12 दिन कम रह गए, 12 दिन उसमें कम है, लेकिन 1500 रुपया किसी को नहीं मिला। आएंगी, चलो वो जो 1 लाख रोजगार की आप बात कर रहे थे, 10,000 रोजगार आपका हुआ ही नहीं है। ऐसी कई गारंटियां आपकी जो है वो आज नहीं हो पा रही है। आपने गुमराह किया जनता को जी। अभी आज हम चमन जी के पास जाते हैं, किसी को नहीं मिला, सुनी और एक्सपर्ट कमेंट भी सुने आपने। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। अगर इसी तरह इंतजार लंबा होता रहा तो बेरोजगार ना तो वो बेचारे प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ पाते, क्योंकि हिमाचल में सिर्फ सरकारी नौकरी को ही एक बड़ा विकल्प माना जाता है रोजगार का। तो ये कर्मचारी चयन योग अभी मुझे नहीं लगता कि लंबा समय लगेगा उसको फंक्शनिंग में आने में, क्योंकि सानन कमेटी मीटिंगें करके अब अगली मीटिंग की डेटें रखी जा रही है, ठीक है। जबकि इनको महीने भर में ये सारा करा के ये पूरा अपनी रिपोर्ट सीएम साहब को सौंप देनी चाहिए थी कि इसका कैसा काम होना चाहिए। तो ये भर्तियों का सिलसिला स्लो हो जाएगा। वहीं 1 लाख रोजगार देने की कांग्रेस की गारंटी भी है इस साल की। जी चमन जी, चमन जी, चमन जी, चमन जी नहीं सुन पा रहे हैं। मैं अधीर जी के पास जाऊंगा दोबारा। अधीर जी, सानन कमेटी की जो अभी जो 23 मई को एक मीटिंग हुई थी, उसमें उसने कहा कि सीबीटी सिस्टम अब लागू किया जाएगा। यही सिस्टम सेना में पैरामिलिट्री में हो रहा है। वो आरएमसी शीट का नहीं चलेगा अब, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे ये, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कौन सी एजेंसी लेगी, कैसे इसकी प्रक्रिया होगी, ये अभी तक कमेटी नहीं सुझा पा रही है, और अगली मीटिंग 17 जून को रखी है। आपको नहीं लगता कि ये सिलसिला लंबा खिंच जाएगा कि कर्मचारी योग अपने नए स्वरूप में आ पाएगा? जी राजीव भाई, क्लियर सी चीज है कि हम एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय मिलजुल कर, और ऐसा नहीं है कि हमारी जो दोनों कांग्रेस हो या भाजपा हो, बहुत समझदार लोग हैं, सारी चीजें करवाते रहे हैं, और इन लोगों को इकट्ठे बैठ के, क्योंकि प्रदेश के युवाओं के साथ कम से कम, मैं इस मसले पर पहले भी कह चुका हूं, ये बहुत ही संजीदा मसला है। चलिए महंगाई हो गया, बाकी चीजें हो गई, लेकिन अगर किसी के पास रोजगार है तो वो महंगाई से भी लड़ सकता है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है, अपने भाई बहनों की शादियां करवा सकता है। अगर रोजगार का मसला हमेशा ही बहुत संजीदा रहा है, तो इसमें राजीव भाई ये क्लियर सी चीज है कि अगर हमारी जो सिस्टम है और जो सरकारें हैं, अब ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक हो गया या उसके बाद हमने तुरंत पेपर करवा दिया, तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगा, देखिए पुलिस भर्ती का पेपर लीक पिछली बार हुआ, 2006 में जब पेपर लीक प्रदेश में पहली बार हुआ था पीएमटी का, मुझे अच्छी तरह से याद है, तो कांग्रेस की सरकार थी, बिल्कुल कांग्रेस की सरकार थी। तो इसमें एक दूसरे पर दोष देने की बजाय इस समय कोई ऐसा सिस्टम तैयार करें कि एक तो जो पेपर लीक है इसको रोका जाए, और दूसरा जो दोबारा से भर्तियों की प्रक्रिया है। सबसे चिंता की बात यह है, हमारी सरकारें पूरी कोशिश करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है भर्तियों की, जितने भी हैं, लेकिन जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है राजीव भाई, हमने देखा कि एक मसले पर अभी तक हमारी ब्यूरोक्रेसी लगातार कोर्ट में जवाब दाखिल करने पे देरी लगातार देरी कर रही है। तो हमारी सरकारों को चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी सबसे पहले तय की जाए। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन है, शिक्षा विभाग है, जो भी अधिकारी हैं, कि भाई आप कोर्ट में जवाब देने में देरी क्यों करते हैं। एक मसले की अगली हियरिंग मान लीजिए 18 जून है, तो 18 जून से को भी उस दिन जवाब दायर नहीं होता सरकारों की तरफ से, उसके बाद अगली हियरिंग में नहीं होता, तीसरी हियरिंग में जाकर जवाब दायर होता है। कई बार हमने देखा कि हाई कोर्ट ने
काफी फटकारें लगाई हैं ब्यूरोक्रेसी को। तो सरकारों को चाहिए कि तुरंत जो मसले पेंडिंग है, सब जुडिशियस है इस समय, उनको तुरंत निपटाए और रिजल्ट्स डिक्लेयर करें। और रही बात जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है, फिलहाल अगर उसको सस्पेंड किया गया है तो उसको तुरंत जल्दी से जल्दी दोबारा रिस्टोर करके और वहां पर ऐसा सिस्टम रखा जाए कि जैसा आपने जिक्र किया कि जो वहां सेक्रेटरी थे 4 साल तक थे, तो वहां एक टाइम बाउंड लोग हो और जो हमारी बाकी एजेंसीज है वहां से वहां लोग जाए और वहां सीक्रेसी का एक ऐसा सख्त सिस्टम हो कि सारी निगरानी रखी जाए कि जिस तरह एनडीए सीडीएस इसके एग्जाम्स होते हैं, आज हर एजेंसी ऐसे कर सकती है। तो मेरा यही सुझाव है कि हमारी सरकारें इतना सा अगर प्रयास करेंगी तो हमारे प्रदेश में जो एक अपने एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो प्रोसेस है वो एक स्ट्रीमलाइन हो सकेगा। धन्यवाद राजीव जी, और इजाजत चाहूंगा। प्रेम जी, जैसे अभी अधीर जी ने कहा कि एक सिस्टम ऐसा बने ताकि कोई खामी ना रहे। पेपर लीक बार बार हो रहे हैं स्टेट में और लंबे समय से चल रहा है, कभी ना कभी कोई ना कोई पेपर लीक हो जाता है। इसका फुल प्रूफ सिस्टम बने। और अभी पब्लिक सर्विस कमीशन के पास इतना ना स्टाफ है ना दायरा है, वो इसका भार नहीं झेल पाएगा। अभी मुख्यमंत्री जी ने 3000 पद उनको रिकमेंड किए हैं कैबिनेट ने कि वो भरें, लेकिन अभी वहां पे जो मुझे लग रहा है कि वो उनके हाथ पांव फूले हुए हैं कि कैसे भरेंगे, क्या करेंगे, ना हमारे पास मैन पावर है ना कुछ है। तो ये भर्तियों का सिलसिला कहीं अगले साल तक ना चला जाए ये लंबा। जी प्रेम जी। जी, ये आपको याद होगा कि पहले तो एक जमाने में सारी भर्तियां जो थी वो विभाग अपने आप करते थे। जी। ये रोजगार में पारदर्शिता आए, इस दिशा में सबसे बड़ा कदम वीरभद्र सिंह जी ने पहली बार प्रदेश में उठाया था और उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया था, जिसके माध्यम से सरकारी विभागों में भर्तियां होनी शुरू हुई। तो कांग्रेस पार्टी की हमेशा से ये वचनबद्धता रही है कि युवाओं को पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ और मेरिट के आधार पर रोजगार मिले। जी। ये जो देरी की आप बात कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। इसमें मैं आपकी जो सरोकार है उससे मैं सहमत हूँ। लेकिन ये जो शानन कमेटी है और जिन मुद्दों के ऊपर, जिस प्रक्रिया के ऊपर ये विचार कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये थोड़ा समय जरूर लग रहा है। लेकिन मैं शानन जी को भी जानता हूँ, बहुत ईमानदार और निष्ठावान अधिकारी रहे हैं प्रदेश में। तो मैं समझता हूँ कि जिस कमेटी के वो अध्यक्ष हैं, वो कमेटी पक्के तौर पर कोई ऐसी व्यवस्था लेके आएगी जिसमें आने वाले समय में पूरी तरह से रोजगार के मामले में युवाओं के साथ इंसाफ होगा, पारदर्शिता होगी और जो काबिल लोग हैं उनको प्रदेश के सरकारी विभागों में उस व्यवस्था के माध्यम से रोजगार मिलेगा। जो देरी है वो उसका जो सरोकार है वो चिंता करने वाला है, चिंतित करने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर इसका नतीजा जो है वो प्रदेश हित में और युवाओं के हित में और एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाने में अगर इस प्रक्रिया में थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि समय भी लगता है, तो ये घाटे का सौदा प्रदेश के लिए और प्रदेश के जो बेरोजगार युवा है उनके लिए नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जिस तरीके से पेपर लीक का, पेपर बेचने का और ये मिली भगत से, भाई भतीजावाद से रोजगार देने का एक सिस्टम है, व्यवस्था है, इसको कैसे समाप्त किया जाए और युवाओं के साथ न्याय कैसे किया जाए, ऐसी हम व्यवस्था ला सकें। वो अगर व्यवस्था लाने में हम कामयाब हो जाते हैं तो ये जो कुछ महीने की परेशानी है, मैं समझता हूँ ये इसके मायने जो है वो रहेंगे नहीं। जी, अधीर जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि कुछ पद न्यायालय में पेंडिंग हो जाते हैं, लिटिगेशन हो जाती है और लंबे समय तक सरकार के अधिकारी ये प्रयास नहीं करते कि वो मामले जल्दी से हम उनके रिप्लाई फाइल करें। मैं ये कहूंगा कि जो शानन कमेटी जो काम कर रही है कोई व्यवस्था लाने के लिए, अगर विपक्ष के पास कोई अच्छा फुल प्रूफ सिस्टम लाने के संबंध में कोई सुझाव है तो विपक्ष के लोगों को चाहिए कि वो शानन कमेटी के अध्यक्ष शानन जी से मिलकर उनको अपने सुझाव दे सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चमन जी सुन रहे हैं आप मुझे? चमन जी नहीं सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ जी, बोलिए। आप अपनी राय रखिए क्योंकि आपको कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है। सुन पा रहा हूँ मैं आपको। जी बोलिए। मैं जी
मैं डॉक्टर साहब एक बात जो हमारे पत्रकार दोस्त भी देखिए, ये ना आइडेंटिफाई करने में ही प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम कहाँ है। जब भी किसी चीज को हम लोग सोल्यूशन की ओर जाएं, उससे पहले प्रॉब्लम का जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसको समझना जरूरी है। पहली प्रॉब्लम है कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है राजनीतिक दलों पे, वो तब होती है जब आपके मंत्रालय में ऐसे लोग आ जाते हैं या ऐसे लोग नेता, मैं डायरेक्ट नहीं बोलना चाहता नाम, तो ये इसलिए हुए हैं। मैं जैसे हम लोग पिछले कल भी एक जो पर्सन चर्चा कर रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी का आप हालत देखिए कि अगर तो आपके स्कूल में 25 बच्चे हैं तो स्कूल ओपन रहेगा, लेकिन अगर 24 रह गए तो इसका मतलब किसी नेता ने भी ये नहीं समझाया उनको। तो ऐसा ही हाल हमारे कोर्ट वाले जो केसेस के मामले में आप बात कर रहे थे, आप एक गौर से देखिए कि ये लोग जो वहां पर के जो सरकार की पैरवी करते हैं, चाहे एडवोकेट जनरल हो, उससे नीचे के जो इन्होंने लंबी चौड़ी भर्ती होती है, क्या कभी किसी ने देखा कि उनका बैकग्राउंड करता कितने 5 साल वो प्रैक्टिस क्या करते थे? 5 साल तो वो झंडे उठाते हैं पार्टियों के। तो अब हमारे को इस चीज को भी बदलना होगा, क्योंकि डिफेंड करना सरकार को करना, अब ये चलन भी बंद होना चाहिए। जैसा कि प्रेम जी भी उस दिन थे शायद, जब हम ये कह रहे थे कि अब इसको थोड़ा सरकारों को चलाने के लिए भी, हाँ, राजनीतिक पोस्ट आप बांट सकते हैं बहुत सारे, क्योंकि उसमें देखिए जिसने स्ट्रगल किया होता है एक राजनीति में, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, उसको मिलना चाहिए वो पद, लेकिन जहां जहां पे जरूरत है, अब जैसे कि मान लीजिए अब ये सरकार और ब्यूरोक्रेसी को, इनको ये तो मालूम होना चाहिए कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है या ट्रांसपोर्ट है, तो इसमें तो कोई नफा नुकसान नहीं ना देखना चाहिए सरकार का, ये सोशल वेलफेयर की चीजें हैं, लेकिन उसमें भी ब्यूरोक्रेसी इन पे हावी है। जो वो बोलते हैं ये लोग मान लेते हैं। तो नेता की अभी मैं भाजपा वाले जो हमारे मित्र हैं उनको भी कह देता हूं कि पिछले जो सरकार में इनकी पार्टी वालों ने भी अब तो मुंह खोलने शुरू कर दिए हैं कि जयराम जी सबसे वीकेस्ट जो है मुख्यमंत्री थे। तो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हनीमून पीरियड जो है कांग्रेस का भी खत्म लगभग हो ही रहा है, तो अभी तक 12 दिन रह गए, उमेश जी ने बताया है। यस, दैट कोऑर्डिनेशन स्टिल मिसिंग। प्रेम जी आपके लिए वार्निंग साइन है प्रेम जी, अब हम लोग अटैक लाइन पर पे आगे आग पे हमको मौका और जिम्मेवारी है बोलने की कि सरकार के विरुद्ध अब हम जो है आप बोल सकते हैं। हमने आपको 6 महीने बोला नहीं, लेकिन परफॉर्म करने का अब टाइम है। 6 महीने बाद फिर से चुनाव आएगा लोकसभा का, फिर और जाके दूसरे चुनाव आएंगे, पार्टी सरकारें, और 4.5 साल बाद आपको पता है फिर से वही इसी इलेक्शन मोड में वापस आना पड़ेगा। तो अब हमको हिमाचल को अगर आगे ले जाना है, ब्यूरोक्रेसी पे लगाम कसनी होगी। इन बच्चों की समस्या को आप समझिए, जिसने पिछले साल वो क्वालिफाई किया, वो 4 साल से उस पेपर के लिए बैठा था, 3 साल से, कर रहा है ना, उसके बाद रिजल्ट, उसका कसूर क्या है? अगर मान लीजिए ये तो सरकार और ब्यूरोक्रेसी की विफलता थी कि वो लोग उन लोगों को पकड़ नहीं पाए, उनके खिलाफ सख्त जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही, जो लोग उसमें शामिल थे। तो बच्चों का क्या कसूर है? भविष्य तो उनका खराब हो रहा है, उनके पेरेंट्स देखिए। और ये जो बार बार फीस जो आप लोग एग्जाम की लेते हैं, हमारी तो यही डिमांड है, ये जो 1500 महिलाओं की है, 1800 है, इनसे ज्यादा इन बच्चों के बारे में सोचिए कि कैसे हम उस फीस को कम करें। और क्या पूरे साल में जितने भी, अगर मान लीजिए दोबारा रीइंस्टेट होता है ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, तो क्या सारे एक कैलेंडर ईयर के लिए जितनी भी वैकेंसीज में जो एक आईडी एक स्टूडेंट को हो, तो उसी एग्जाम में उसी पैसे में सबको मिल जाया करें। तो ऐसी चीजें, बहुत सारे चेंजेस अभी होने चाहिए और बहुत इसमें स्कोप है। और अब जा करके आपको दिखाना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पे कि वाकई सरकार परफॉर्मेंस मोड में। जी धन्यवाद। देखिए ऐसा है कि ब्यूरोक्रेसी का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी की सरकार का एजेंडा चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, अपनी गारंटीज में तय किया है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार अधिकारियों और ब्यूरोक्रेट्स के एजेंडे पे काम नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार, हमारा जो एजेंडा है हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा एजेंडा है प्रदेश को प्रगति के पथ के ऊपर आगे ले जाना और सभी समाज के वर्गों को इंसाफ डिलीवर करना। ब्यूरोक्रेसी का सहयोग नहीं मिल रहा है, देखने में यही आ रहा है, चर्चा भी यही है, कहीं ना कहीं कमी होगी तो उसको ठीक करेंगे। डॉक्टर राजीव जी, मैं इसमें एक ही चीज जोड़ना चाहूंगा कि जो सुझाव और जो मीडिया के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने भी दिया है
कि ये आयोग को, चयन आयोग को रद्द करना ये हल नहीं है, इसको फिर से चालू किया जाए और ये जो रिस्टोर हो जाएगा, दोषी लेकिन है समय उनको लग रहा उनको तो सजा मिल रही है, वो अंडर प्रोसेस है, वो अंडर सारी इंक्वायरीज उसमें चल रही हैं, इसको तुरंत जी, किया जी। जाए और जो भी पेंडिंग काम है उनको पूरा किया जाए। यही जी सुझाव मुझे लगता है कि इस चर्चा में आना जी चाहिए। जी, अब समय भी थैंक हो यू। गया है, समय हमने काफी लिया इस पे। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी का सहयोग भी नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं आया ब्यूरोक्रेसी, जो कोर्ट में पदों को लेके मामले हैं भर्तियों के, उन पे सही पैरवी ढंग से नहीं कर रही, समयबद्ध तरीके से उनका भी निदान नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बावजूद भी रिजल्ट नहीं निकल रहे हैं। समय अब लगभग 1 माह पूरा होने जा रहा है, उन्होंने 1 सप्ताह में कहा था कि रिजल्ट निकलेंगे। 4000 से ज्यादा बच्चे बेचारे वेट कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट कब निकलेगा। जहां तक कर्मचारी चयन आयोग को नए सिरे से, नए तरीके से गठित करने की बात है, रिस्टोर करने की बात है, सानन कमेटी की बैठकें चल रही हैं लगातार। सानन कमेटी से यही उम्मीदें बेरोजगारों को हैं कि वो जल्दी से अपनी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दें, ताकि गवर्नमेंट कर्मचारी चयन आयोग का गठन कर सके, पुनर्गठन कर सके उसका फिर से। क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन के पास ना स्टाफ है ना कुछ है, वो इतने पदों का बोझ वो ना भर्ती कर पाएंगे ना रिजल्ट की निकाल पाएंगे, इसीलिए रिजल्ट में कहीं ना कहीं देरी हो रही है। आज सबने इस चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।